इसको अगर आप डाउन कर दोगे तो ये बहुत कम गैप को फिल करेगा। और अगर आपने इसको 100 कर दिया तो हो सकता है कि आप जो फिल करोगे वो आपके एरिया से बाहर निकल जाए। तो इसको बस 100 पे मत करना, थोड़ा 50 के आसपास ठीक रहता है, या 80, या जो आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन सेट करके देता है वहाँ पर तक ये ठीक रहता है। अगला टूल हमारे पास आता है टेक्स्ट टूल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं और यूजलेस भी मान सकते हैं। जिनको टाइपिंग का ज़्यादा शौक होता है एनिमेशन में, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड में एक बार दिख रहा होगा जहाँ पे आपको T+ का ऑप्शन है। तो T+ का ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कोई भी नाम या फिर कोई भी आपका टेक्स्ट जो है वो यूज़ मतलब ले सकते हो। आप कोई भी कुछ भी टाइप करोगे और वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको इसे एडिट करना तो आपको सबसे पहली बात तो इसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको लासो टूल के अंदर मिले थे। आप उसी तरीके से इसको एडिट कर सकते हो। देन अगर आप ये लेफ्ट साइड वाले T बटन पे क्लिक करते हो एक और बार तो आपको फ़ॉन्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट कर लें। देन आपको सेकंड में जो ऑप्शन मिलता है वो इसके साइज़ के मेजरमेंट का होता है। आप इससे इसका साइज़ मेजर कर सकते हो, क्या साइज़ आपको चाहिए। एंड थर्ड टूल जो है वो कलर को मेजर करने के लिए, और ये मैंने आपको 2 बार और समझाया हुआ, तो दोबारा समझाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। तो बस ये हमारा लेफ्ट साइड का बार जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम आते हैं अपने टॉप साइड वाले बार में, जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन काफ़ी काम आता है। इसमें सबसे पहला टूल जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका यूज़ आपको आना ही चाहिए, वो है स्केल। स्केल को जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको एक फ्लैट लाइन के लिए स्केल मिलता है, जिससे कि आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे आपको सेंटर में जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इससे आप अपनी लाइंस को मूव कर सकते हो, स्केल को। राइट साइड में जो आपकी बॉल है उसको अगर आप मूव करोगे तो लेफ्ट साइड वाली बॉल जो है वो सेंटर बन जाएगी लाइन का, एंड लेफ्ट साइड वाली बॉल को अगर आप मूव करोगे तो राइट साइड वाली बॉल सेंटर बन जाएगी। ये तीनों चीज़ें बेसिकली आपकी स्केल को मूव करने के लिए काम आती है और एडजस्ट करने के लिए। सेकंड, राइट साइड के बारे में हमें सेकंड ऑप्शन जो मिलता है वो सर्कल का है। इससे आप सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो, एंड इसके अंदर भी वो सेम ऑप्शन है, यानी कि स्क्वायर को मूव करके आप पूरे के पूरे स्केल को मूव कर सकते हो, एंड बॉल्स जो हैं उनसे आप सर्कल को एडिट कर सकते हो कि आपको ओवल चाहिए या फिर कैसा सर्कल चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है स्क्वायर का, जिससे आप ऑब्वियसली स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो, एंड इसमें भी सेम ऑप्शन है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप रेक्टेंगल्स एंड काफ़ी सारे अलग अलग टाइप ऑफ स्क्वायर का ड्रॉ कर सकते हो। अगला जो हमारे पास टूल है, यानी कि 4th नंबर का टूल राइट साइड में, वो है मिरर टूल। यानी कि इससे आपकी स्क्रीन के बीच में एक स्केल टाइप का चीज़ आ जाएगी, लाइन, और राइट साइड में जो कुछ भी ड्रॉ करोगे वो लेफ्ट में भी ड्रॉ होगा, लेफ्ट में जो ड्रॉ करोगे वो राइट में ड्रॉ होगा। दैट्स इट, इसका इतना ही काम है। एंड आप स्केल को इस लॉक वाले बटन से लॉक भी कर सकते हो, लाइक दिस। इसके बाद ये मूव नहीं होगा कहीं भी। तो स्केल में इतने टाइप आते हैं, इससे ज़्यादा स्केल में टाइप हैं भी नहीं। उसके बाद हमारे पास कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस और हैं जो कि ज़्यादा काम बहुत काम आते हैं ये, लेकिन समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको। फॉर एग्जांपल पहला वाला ऑप्शन जो है वो कॉपी का है। इसमें अगर आपने लासो टूल से कोई एरिया सिलेक्ट किया हुआ है तो ये बटन दबा के आप इसे कॉपी कर सकते हो, इस सिलेक्टेड एरिया को। और अगर आपने कोई एरिया सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आपको पूरा का पूरा पेज कॉपी हो जाएगा, और फिर आप उसे चाहे यहीं पे पेस्ट करो या कहीं और पेस्ट करो, ये आपकी मर्जी। क्योंकि उसके बगल वाला बटन पेस्ट वाला है, उसको दबाओगे तो ये ड्राइंग आपकी सिलेक्ट की हुई पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद जो बटन आता है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है अंडू का बटन। अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो अंडू वाले बटन पर दबा के उसे अंडू कर सकते हो, लाइक दिस। इसके बगल वाला टूल जो है, रीडू के बगल वाला टूल, वो आपके कैनवास को दोबारा सेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि अगर आपने कैनवास जूम किया हुआ है या फिर स्मॉल किया हुआ है तो उसे दोबारा एडजस्ट कर देगा। एंड जो आपको 3 डॉट दिखी हुई है, ये आपके पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग्स है। यानी कि आपको प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी सेटिंग्स को मेजर करना है या फिर चेंज करनी है, जैसे कि साइज को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको FPS को चेंज करना है तो आप वो कर सकते हो, फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर आपको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हो, और अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने पहले से कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ है, आप वो चूज़ कर सकते हो जो कि आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है।
या फिर आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हो। आप इसके अंदर अपनी गैलरी के अंदर से या फिर स्टोरेज के अंदर से कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो, या फिर आप कोई फोटो कैमरा से क्लिक करके इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको ऑप्शन आता है फ्रेम व्यूअर का। ये मैं जब आपको नीचे सबसे डाउन वाला बार समझाऊंगा कि फ्रेम्स क्या होती है, तब आपको समझ में आएगा कि फ्रेम व्यूअर आपको क्या होता है। इसके बाद आता है ऑनियन, जो भी मैं फ्रेम्स आएगा तब समझा दूंगा कि क्या होता है। ग्रिड बेसिकली ये आपको जो आप लाइंस दिखाई दे रही हैं स्क्वायर्स, इन्हीं को ग्रिड कहते हैं। इसके बाद आता है ऐड इमेज का ऑप्शन कि अगर आपको आपकी गैलरी में से कोई भी इमेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और ऐड वीडियो का ऑप्शन से सेम इमेज की तरह अगर आपको वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो ऐड कर सकते हो। और सबसे डाउन में आपको जो बटन दिख रहा है मेक मूवी का, वो इसलिए कि अगर आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है तो आप उसको एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हो MP4, MP3 एंड MP3 नहीं है, MP4 है, गिफ्ट है और पिंग सीक्वेंस है, पता नहीं क्या है ये। तो बस ये चीज़ें इसके अंदर है। तो अभी हम आते हैं हमने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि डाउन साइड वाला एरिया। इसमें अगर सबसे पहली चीज़ को समझने की है तो आपको सबसे कॉमन चीज़ दिख रही होगी ये 1 नंबर की फ्रेम। तो यही फ्रेम्स है, यानी कि अगर मैंने आपको लास्ट टाइम मेंशन किया था कि जो फ्लिपबुक के पेजेस हैं उनको डिजिटली फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये वही फ्रेम है जहाँ पे अभी हमारे पास फर्स्ट फ्रेम सिलेक्टेड है। इसके बगल वाले अगर हम प्लस बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे हमारी फ्रेम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पर है, प्लस बटन पर क्लिक करने पर ये 2 हो जाएंगी, अगले बार क्लिक करेंगे 3, ऐसे करके हम अपने फ्रेम्स को बढ़ा सकते हैं। और इसके बगल में जो प्ले का बटन है ये इन फ्रेम्स को प्ले करने का काम करता है। जैसे अगर हमने इस पर कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है और अगले फ्रेम में अगर हम कुछ और ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद अगर हम इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एक के बाद एक शो करता जाएगा, और इसके शो करने की जो स्पीड है उसे ही हम FPS कहते हैं। अगर मैंने आपको नहीं समझाया हो तो FPS जो है वो फ्रेम्स की स्पीड होती है। जैसे कि अगर हमने आपकी जो प्रोजेक्ट है इसे अगर 12 FPS पर सिलेक्ट किया हो तो ये 1 सेकंड में 12 फ्रेम्स हमें दिखाएगा, और अगर उससे कम भी किया हुआ है तो कम फ्रेम दिखाएगा, ज़्यादा किया हुआ है तो ज़्यादा फ्रेम दिखाएगा। और अगर आपने गौर किया हो तो पहली फ्रेम के बाद जब हम दूसरी फ्रेम में आते हैं तो पिछली फ्रेम में हमने जो कुछ भी बनाया हुआ है वो थोड़ा ब्लर सा हमें दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अगर आप पहली फ्रेम ड्रॉ करते हो उसके बाद अगर दूसरी फ्रेम ड्रॉ करने जाओगे तो आप पहली फ्रेम को एज ए रेफरेंस लोगे, यानी कि पहली फ्रेम में से थोड़ा बहुत चेंजेस करके आपको सेकंड फ्रेम ड्रॉ करनी होती है। इसलिए हमें रेफरेंस मिल सके इसलिए ये पिछली फ्रेम थोड़ी बहुत दिखाई देती है, और इसे हम ऑनियन कहते हैं। मतलब कि जब मैंने ये 3 डॉट पे क्लिक किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑनियन करके 3rd नंबर का, ये यही काम करता है। इसे अगर हम ऑफ कर देंगे तो हमें बैकग्राउंड की ये पीछे वाली जो फ्रेम्स है वो दिखना बंद हो जाएंगी, और अगर हम इसे ऑन करेंगे तो फ्रेम्स फिर से दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इसका यही काम होता है। अब अगर हम बात करें कि प्ले बटन के जो राइट साइड में बटन है इसका क्या काम है, तो ये बेसिकली हमें हमारी जो पूरी फ्रेम्स हैं उनके सबसे लास्ट फ्रेम पे पहुंचा देगा, और अगर लेफ्ट वाले बटन की बात करें तो ये पहली फ्रेम पे पहुंचा देगा। और अभी आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड बटन, यानी कि फ्रेम्स वाला बटन, लेयर्स वाला बटन, जो कि सबसे ज़्यादा राइट साइड में दिया हुआ है। इसमें हमारी भी पहली लेयर सेलेक्टेड है, और अगर मैं इस लेयर के बटन पर क्लिक करके अगर प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक और लेयर आ जाती है। अभी लेयर्स का काम क्या है, तो बेसिकली इनका काम यह है कि अगर मैं अभी पहली लेयर पे हूँ और मैं इस पहली लेयर पे कुछ भी ड्रॉ करता हूँ तो ये पहली लेयर पे कुछ भी ड्रॉ करने के बाद अगर मैं सेकंड लेयर पे जाऊँ और सेकंड लेयर पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करूँ, और मान लीजिए कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी और मुझे इरेज करना है, तो मैं इरेजर टूल को सेलेक्ट करूँगा और इसे इरेज कर दूँगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पे वो चीज़ें इरेज नहीं हो रही हैं जो कि मैंने पहली लेयर पर बनाई है, और यही होता है लेयर्स का काम। यानी कि अगर आपने कोई किसी एक लेयर पे बैकग्राउंड बनाया हुआ है और उसके ऊपर वाली लेयर पे अगर आप एनिमेशन बना रहे हो तो उसमें कोई भी गलती करने पर जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। यानी कि अगर आप एनिमेशन में कोई भी गलती करते हो तो उसे इरेज आप आराम से कर सकते हो, वो बैकग्राउंड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यही लेयर्स का काम होता है। और अभी अगर हम बात करें थोड़े से कम यूज़ होने वाले फीचर की, तो वो सबसे राइट में दिया हुआ है ये म्यूजिक वाला पार्ट। इसमें अगर आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप उसके अंदर साउंड या फिर म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं
तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये प्लस वाला आइकन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऐड टू ऑडियो लाइब्रेरी की अगर आपके पास कोई सी ऑडियो पड़ी है तो आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसे डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप उसे लॉक कर सकते हो इस लॉक वाले बटन से, और वॉल्यूम वाले बटन से इसकी वॉल्यूम बंद या फिर कम ज़्यादा कर सकते हो। बस अभी अगर हम बात करें कि आपकी एनिमेशन मान लीजिए कंप्लीट हो चुकी है तो आप उसे सेव कैसे करोगे। तो सेव करने के लिए आपको ऊपर वाले बार पे ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और मेक मूवी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने मूवी का नाम सिलेक्ट कर लेना कि अगर आपको नाम चेंज करना हो, जैसे प्रोजेक्ट नाम आपने कुछ और रखा हो और आपको मूवी का नाम कुछ और रखना है तो आप चेंज कर सकते हो। आपकी साइज चेंज कर सकते हो आप, और फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे कि MP4 ये मैंने शायद आपको दिखाया हुआ है पहले। और बस आपको मेक मूवी पे क्लिक कर देना है और आपकी मूवी सेव हो जाएगी। सो हियर द स्टोरी ऑफ आवर लेजेंड हैज़ कम टू एन एंड, यानी कि इसका ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है।